नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीजात जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी संधि के बारे में और संधि में हमने देखा था स्वर संधि के बारे में। हमने देखा था कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, मतलब स्वर प्लस स्वर आएंगे। फिर हमने देखा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वर्धी, अयादि। फिर उसके बाद में हमने उस जो स्वर संधि है उनके 5वें भेदों के नियमों के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों, आज हम स्वर संधि के कुछ और उदाहरणों के बारे में बात करते हुए फिर हम आगे आज व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम अगर स्वर संधि के और उदाहरणों के बारे में, तो स्वर संधि के मैं आपको एक बार और उदाहरण बताता हूँ। स्वर संधि क्या होगा, इसमें स्वर प्लस स्वर। अगर हम स्वर संधि के उदाहरणों की बात करें तो हम सबसे बात करते हैं, पहले मैं आपको दो शब्द देता हूं। एक तो शब्द है कमलासन। क्या नाम है, क्या शब्द है, कमलासन। और एक शब्द है कमलेश। क्या शब्द है, कमलेश। अब हमें इन दोनों शब्दों में कौन कौन सी संधि है, दोनों में पहली बात तो फिक्स है कि है अपने कौन सी संधि है, स्वर संधि है। लेकिन अब स्वर संधि के अंदर कौन सी संधि है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखो कमलासन शब्द है। अब अगर हम इस शब्द के बारे में बात करें तो आपको इस शब्द के यहाँ पे आ का आ स्वर दिखाई दे रहा है और आ स्वर अपने कौन सी संधि बनता है, स्वर दीर्घ स्वर संधि बनता है। अ जाप मिलकर क्या बनेगा, मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अगर अ के बाद में अ है या आ, अगर अ के बाद में अ है तो भी आ बनेगा, अ के बाद में आ है तो भी आ बनेगा, अगर आ के बाद में अ है तो भी आ बनेगा और आ के बाद में आ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, मतलब समान जात का मिलकर उसी जात का क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा। तो अब देखो, अगर हम इसके यहां से टुकड़े करें तो अपने टुकड़े क्या हो सकते हैं, कमल प्लस आसन। अब देखो, इधर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि आसन नहीं होता, आसन नहीं होता है। लेकिन अब इधर कमल होगा या फिर कमला होगा, तो दोस्तों इसके लिए, क्योंकि अगर हम कमल करें फिर भी अपने नियम से सही है, अगर हम कमला करें फिर भी अपने नियम से सही है, क्योंकि अ या आ में से कुछ भी आ सकता है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। तो अब हमें क्या जाना पड़ेगा, इसके अर्थ में जाना पड़ेगा। क्योंकि संधि में क्या है कि जो संधि युक्त शब्द जो अर्थ दे रहा है ना, वही अर्थ, उसके जो विच्छेद करने पे भी वही अर्थ होना चाहिए, मतलब विच्छेद के भी वही अर्थ होने चाहिए। अगर हम कमलासन की बात करें, मतलब कमलासन, कमलासन किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो सरस्वती का पर्यायवाची है, तो सरस्वती का आसन कौन सा है, कमल का आसन है, न कि कमला का। क्योंकि कमला किसका पर्यायवाची है, कमला अगर हम बात करें ना तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कमला किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो कमलासन मतलब लक्ष्मी का आसन नहीं बल्कि कमल का आसन। तो इसलिए क्या सही होगा, इसके टुकड़े कमल प्लस आसन होगा। जबकि अगर हम बात करें किसकी, कमलेश की, तो दोस्तों अगर हम कमलेश की बात करें तो कमलेश में बड़ा आ भी नहीं है, बड़ी ई भी नहीं है, बड़ा ऊ भी नहीं है। इसका मतलब कमलेश में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। इसके बाद अगर हम कमलेश में और आगे बात करें, अपने दीर्घ संधि नहीं है तो गुण संधि है क्या। अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि का नियम क्या था कि अगर अ के बाद में, किसके बाद में, आ के बाद में क्या आता है, ए, आ के बाद में क्या आएगा, ई, उ या फिर री। अ के बाद में ई छोटा बड़ा कोई सा भी, उ छोटा बड़ा कोई सा भी है, री है, तो ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, उ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और री का क्या बनेगा, अर बनेगा। ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए बन रहा है। इसका मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से कोई होगा और द्वितीय पद में ई में से कोई सा भी होगा, छोटा या बड़ा कोई सी भी ई होगी। अब अगर हम यहां से टुकड़े करें तो हम अ मतलब कमल भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, कमल प्लस ईश का मतलब होता है स्वामी, और ईश का जो स्वामी मतलब होता है उस ई में मात्रा कैसे आती है, बड़ी आती है। अब देखो इधर कमल में कमला आएगा, कमल आएगा। अगर हम इसकी बात करें ना तो अब देखो कमलेश किसका पर्यायवाची है, अगर हम बात करें ना तो कमलेश विष्णु का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो मतलब इसका अर्थ होता है स्वामी, इसका अर्थ क्या होता है, स्वामी। अब कमल का मतलब कमल के स्वामी नहीं है विष्णु, विष्णु किसके स्वामी है, कमला के स्वामी है। क्योंकि कमला किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। मतलब कमला के जो है जो स्वामी वो कौन है, कमलेश है। तो इस प्रकार से कमलेश की संधि विच्छेद क्या होंगे, कमला प्लस ईश, न कि कमल प्लस ईश। अपने नियम से कमल प्लस ईश भी सही है, लेकिन अगर हम उसके अर्थ में जाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कमलेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। क्योंकि आ के बाद में ये आ रहा है तो उसका क्या बन गया, ए बन गया। तो और अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो देखो दोस्तों मैं आपको और उदाहरण देता हूं।
दो उदाहरण हम और लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे हम। एक अगर हम बात करते हैं स्वागत, कौन सा शब्द है? स्वागत। और एक है अपने पास शब्द सत्याग्रह। कौन सा शब्द है? सत्याग्रह। अब इन दोनों शब्दों के हमें ये पता लगाना है कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो इन दोनों में हमें दो चीज दिखाई दे रही कॉमन। एक तो ये दे रही कि इसमें आ स्वर दोनों में है, इसका मतलब दोनों में दीर्घ संधि हो सकती है। एक हमने ये बात की थी कि यण संधि में य और व से पहले आधा अक्षर, तो इसमें भी व से पहले आधा अक्षर और इसमें य से पहले आधा अक्षर। मतलब हमारे सामने ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इन शब्द को प्रथम दृष्टया देखते ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें दीर्घ संधि भी हो सकती है और इसमें यण संधि भी हो सकती है, बाकी की और कोई संधि इनमें नहीं हो सकती। तो देखो दीर्घ संधि हो सकती है और दीर्घ संधि में भी आ बन रहा है, मतलब इसमें क्या लगेगा? ये आ बन रहा है, मतलब सजात का नियम में भी आ वाला नियम लगेगा और सजात मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके बाद में हमें पता चल रहा है कि दोनों शब्दों में यण संधि हो सकती है। तो यण संधि का नियम क्या है? ई उ री, ई छोटा बड़ा कोई सा भी, वो छोटा बड़ा कोई सा भी, ई उ री के बाद में क्या आता है? असमान स्वर आता है। तो फिर ई का क्या बनता है? य बनता है। उ का क्या बनता है? ब बनता है। और री का क्या बनता है? र बनता है। ठीक है दोस्तों, शब्द अपने पास है, नियम अपने पास है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों शब्दों को सोल्व करना है। ठीक है, देखो नियम से सोल्व करते हैं। सबसे पहले नियम से सोल्व करते हैं अपने दीर्घ संधि के नियम से। अब देखो दीर्घ संधि के नियम से अगर हम इन शब्दों को सोल्व करें तो यहां से टुकड़े करेंगे, क्योंकि जहां आ बन रहा है वहां से टुकड़े करेंगे। अब आ बन रहा है वहां से करेंगे तो स्व प्लस आगत, क्योंकि स्व मतलब होता है अपना और आगत का मतलब होता है आने वाला। अब देखो अगर हमने यहाँ स्वागत का मतलब क्या होता है, अब हम जाएंगे किस पे? अर्थ पे। स्वागत हम किसका करते हैं? जो अपने यहाँ पे कोई भी मेहमान आता है उनका जो हम आतिथ्य सत्कार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वागत कहते हैं। ठीक है, तो स्व का मतलब यहाँ पे अपना हो रहा है और आगत का मतलब आने वाला। आने वाला, तो आगत का मतलब आने वाला, मतलब खुद आने वाला, अपना आने वाला है, खुद का आने वाला। तो इसका मतलब ये क्या? स्व प्लस आगत, इसका गलत है, इससे नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं किससे? यण संधि से। यण संधि में किससे पहले आधा अक्षर है? व से पहले आधा अक्षर है। तो व किससे बन रहा है? उ से बन रहा है। अब अगर व उ से बन रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे? आधे अक्षर में उ की मात्रा लगाएंगे। अब उ की मात्रा छोटी लगाएंगे बड़ी लगाएंगे? तो छोटी लगाएंगे, क्योंकि सु ये भी क्या है? उपसर्ग है और उपसर्ग में मात्रा हमेशा क्या आती है? छोटी आती है। अब द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या होगी? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इस व में स्वर है वही होगी। तो व में स्वर कौन सा? आ स्वर है, तो आगत। ठीक है, अब अगर हम सु के अर्थ की बात करें, सु का मतलब होता है अच्छा, सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अच्छा। आगत का मतलब आने वाला, मतलब आप आए ना, हम ये दिखाते हैं उनको स्वागत करके कि आप आए, जो हमें क्या लगा? अच्छा लगा। तो इस प्रकार से कौन सी संधि होगी स्वागत में? यण संधि होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि स्वागत में नियम भले ही दीर्घ संधि का भी लग रहा है, लेकिन स्वागत में दीर्घ संधि नहीं है। संधि कौन सी है स्वागत में? यण संधि है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें किसके बारे में? सत्याग्रह के बारे में। देखो सत्याग्रह में भी यही सेम कंडीशन बन रही है। सत्याग्रह में क्या है? यहाँ पे तो आ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या है? अपने य से पहले आधा अक्षर है। अब पहली बात, हम दोनों ही नियमों से इनके टुकड़े करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे किस पे? अर्थ पे जाएंगे। अगर हम सबसे पहले यण संधि के नियम से इसके टुकड़े करें, यण संधि के नियम से टुकड़े करें ना, तो ये य से पहले आधा अक्षर है, तो यह आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगेगी? ई की मात्रा लगेगी। अगर हम ई की मात्रा लगाए तो क्या आएगा? सती प्लस य में कौन सा स्वर है? आ। सती प्लस आग्रह। देखो सत्याग्रह का अगर हम अर्थ लें, जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे, मतलब उन्होंने अंग्रेजों के सामने सत्य के साथ में आग्रह किया था कि भारत हमारा है, तुम छोड़ के चले जाओ। तो सत्याग्रह का अर्थ ये होता है ना कि सत्य पूर्वक आग्रह करना। और सती, अगर हम इस शब्द की बात करें तो अपने राजस्थान में पहले कुप्रथा थी, जहां पुरुषों की मृत्यु हो जाने पर राजपूतों में महिलाओं को उसके साथ में आग में जिंदा जला दिया जाता था, वो सती प्रथा थी। तो सती के लिए आग्रह नहीं है, वो जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया ना, वो सती के लिए आग्रह नहीं है कि सती हो जाओ। इसका मतलब ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो इस शब्द का अर्थ है वो टुकड़े होने पे अर्थ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये यण संधि से नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं किससे? दीर्घ संधि से। आ बन रहा है तो दीर्घ में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि सत्य होता है, आपको पता सत्या नहीं होता, सत्य। और फिर इधर क्या आएगा? आग्रह। तो क्या होगा इसके? सत्य प्लस आग्रह, टुकड़े होंगे सत्याग्रह के, और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से दोस्तों सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये हमने बात करी किसके बारे में, और जो अपने कंफ्यूजन वाले शब्द हो सकते हैं उनके बारे में बात करी। देखो मैं आपको और अपने स्वर संधि के और शब्द बताता हूँ। ऐसे ही शब्द जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमसे गलत होने के
चांस रहते हैं। ऐसे शब्दों के बारे में और हम बात करेंगे। देखो मैं आपको एक और शब्द बताता हूं। एक शब्द है जैसे परमोदैर्घ्य। परमोदैर्घ्य, अब इस शब्द में कौन सी संधि है? परमोदैर्घ्य। देखो आपको भी पता है इसमें यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ से टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आयरी बसता है उसका कोई मतलब ही नहीं है, इधर परमोदा बसता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में इसमें ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है और अर भी नहीं है, गुण संधि नहीं है। यह से पहले आधा अक्षर नहीं है, यह से पहले आधा है, ये बहुत दूर है, यहाँ से टुकड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब यह संधि भी नहीं है। अगर हम वर्धी संधि की बात करें ना, वर्धी संधि में क्या आता है कि ऊपर दो मात्रा आती है और इसके अंदर क्या है? दो मात्रा है। इसका मतलब इसके टुकड़े हम किससे कर सकते हैं? वर्धी संधि से हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्धी संधि का नियम लिख देता हूँ। वर्धी संधि का नियम क्या है? अ के बाद में अगर क्या आएगा? ए आई ओ औ। अगर अ के बाद में ए आई ओ औ हो तो क्रमशः ए और आई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मतलब अगर अ के बाद में ए है तो आई हो जाएगा, आई है तो आई रहेगा। अगर अ के बाद में ओ है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, और औ है तो औ रहेगा। मतलब क्रमशः क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहां से टुकड़े करें इसके परमोदैर्घ्य के, यहाँ से टुकड़े हो रहे हैं, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से लेनी है, तो अ या आ में से क्या होगी? परम होगा। परम मतलब उच्च, ठीक है, परम, ठीक है। अब इधर हम बात करें कि यहाँ पे द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि किसमें से आएगी? तो औ बन रहा है। क्या बन रहा है? औ बन रहा है। मतलब ए आई तो आएगा ही नहीं, ए आई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बनता तो ए ही आता द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। बन क्या रहा है? औ बन रहा है। इसका मतलब ओ या औ में से कोई आएगा। अब ओ आएगा, औ आएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें ना तो यहाँ पे औ आएगा। क्या आएगा? औ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई औ क्यों आएगा? ओ क्यों नहीं आ रहा है? ओ इसलिए नहीं आ रहा है कि अगर हम इस औदार्य शब्द की बात करें ना तो इसमें उदार है। मूल शब्द क्या है? उदार है, और इस उदार के अंदर यह प्रत्यय लगा है। क्या लगा है इसके अंदर? यह प्रत्यय लगा है। अब आपको पता होगा कि यह प्रत्यय के कारण अगर हम प्रत्यय लगाते हैं ना, यह प्रत्यय मैं आपको 3-4 प्रत्यय बताऊंगा। यह प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है इक प्रत्यय, अप्रत्यय, ऐसे 3-4 अपने प्रत्यय है ना। इन प्रत्ययों को अगर हम पीछे लगाते हैं ना तो इन प्रत्ययों के कारण आगे गुणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब अगर प्रारंभिक स्वर अ है तो वो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर प्रारंभिक स्वर ई या फिर ए है तो आई हो जाता है। अगर प्रारंभिक स्वर उ या फिर ओ है तो वो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये किसके कारण होता है? पीछे प्रत्यय जुड़ने के कारण। अगर ये प्रत्यय पीछे जुड़ेंगे ना तो इनके कारण ये परिवर्तन हो जाएगा। ये हम और ज्यादा बात जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो उनमें बात करेंगे। अब देखो इसके पीछे क्या है? एक प्रत्यय जोड़ने का नियम होता है कि अंतिम वर्ण स्वर रहित करते हैं। अंतिम वर्ण को क्या करते हैं? वर्ण स्वर रहित। अगर आप पीछे कोई भी प्रत्यय जोड़ रहे हो, व्यंजन प्रत्यय जोड़ रहे हो, तो आप अंतिम वर्ण को क्या करोगे? स्वर रहित करोगे। तो ये अंतिम वर्ण क्या है? र है। अब इस र के अंदर से अ हटा देंगे, र कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये उ है तो उ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से उ का औ होगा। औ द रस को स्वर रहित किया तो स्वर रहित र कहां पे? ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से औदार्य, तो इसमें औदार्य में दो मात्रा आएगी इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसमें संधि कौन सी है? अपने वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसमें वृद्धि संधि है तो परमोदार्य में अपने कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसके बाद में अगर हम और बात करें आगे अपने उदाहरणों की तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं वृद्धि संधि का ही। देखो वृद्धि संधि के अगर हम और उदाहरण की बात करें तो एक शब्द जैसे परमेश्वर या फिर इसके टुकड़े से संधि बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक शब्द है परम और एक शब्द है ऐश्वर्य। अगर ऐसे शब्द आते हैं उनके अगर टुकड़े करने होते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये जो अपने प्रत्यय वाली बात करते हैं ना, देखो यहाँ पे भी सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ईश्वर है। मूल शब्द क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर के अंदर यह प्रत्यय लगा है। ईश्वर के अंदर अगर यह प्रत्यय लगा है तो यह प्रत्यय लगने के कारण गुणात्मक परिवर्तन होगा। प्रारंभिक स्वर ई है तो प्रारंभिक स्वर क्या है? ई है, तो ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हो गया है, बाकी नो चेंज। अंतिम जो वर्ण है इसको स्वर रहित करेंगे तो आधा र हो जाएगा, और आधा र क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य बना है। ठीक है, अब हम तो बात करते हैं इसको जोड़ने की। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या करेंगे? नियम में आगे से चलेंगे। परम की अंतिम वर्ण क्या है? अ। इसके बाद में क्या है? आई है। अ के बाद में अगर आई आता है क्या बन जाता है? आई बन जाता है। अ के बाद में अगर आई है तो क्योंकि देखो वर्धी थी तो वर्धी ही रहने देंगे, वर्धी रहने दी। क्या हो गया? आई की मात्रा कैसी होती है? ये मात्रा होती है आई की। ठीक है, अब नो चेंज लिख दो। पर इधर बचा।
ठीक है, म में से निकल रहे बाद में देखते हैं। इधर क्या बचा, स्वैर्य, क्या बचा, स्वैर्य। अब देखो म की अगर बात करें, म से हमने अ या ले लिया, म कैसा बचा, आधा, तो आधे म में हम ये आई की मात्रा लगाएंगे, तो ये आधे म में हमने आई की मात्रा लगा दी। आधे म में क्या, सॉरी आई की मात्रा ऊपर केवल 2 झंडे होते हैं, आधे म में ये आई की मात्रा लगा दी और शब्द क्या बनेगा, परमेश्वरी। क्या शब्द बन जाएगा अपने, परमेश्वरी शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बात करी थी किसके बारे में, अपने प्रतिसंधि के नियम के बारे में बात करी थी। इसके बाद में हमने आगे देखी थी कौन सी संधि, अयादी संधि। देखो अयादी संधि के भी मैं आपको एक दो उदाहरण और बताता हूं। जैसे मेरे पास एक शब्द है विधायक, कौन सा शब्द है, विधायक। अब इस शब्द में पूछा गया कि संधि कौन सी, और शब्द पहले साथ में ले लेते, विधायक, नायिका, और अगर हम शब्द लेना तो देखो भाव, इन शब्दों में हम टुकड़े करके देखते हैं, ठीक है। और एक शब्द और लेते हैं, श्रावण, ठीक है। देखो इन 4 शब्दों के माध्यम से हम अयादी संधि समझते हैं। मैं आपके यहाँ पर सबसे पहले इन चारों में अयादी संधि है, टुकड़े कैसे करेंगे, अयादी संधि का नियम लिख देता हूं। के बाद में क्या आएगा, अयादी, सॉरी अयादी संधि में आएगा ए आई ओ औ, ए आई ओ के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर, क्या आएगा, असमान स्वर। अगर ए आई ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ए का क्या बन जाएगा, ए का बनेगा आई, आई का क्या बनेगा, आई का बनेगा आय, ओ का क्या बनेगा, ओ का बनेगा अव, मतलब ये लास्ट वाले क्या है, हलंत वाले हैं, आधे हैं, ठीक है। अव और औ का क्या बनेगा, आव बनेगा। देखो अब इनमें कौन सी संधि है, अब देखो विधायक में अगर हम देखें ना तो यहाँ पर देखो आय है, क्या है, आय है। अब अपना आय किससे बनता है, उल्टे चलेंगे, क्योंकि हम टुकड़े कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उल्टे चलेंगे। अब आय बना किससे बनते हैं, अय से बनता है। अब आय के लिए हम आ किससे ले रहे हैं, द से ले रहे हैं ना, तो इस द में अय की मात्रा लगाएंगे। अगर द में अय की मात्रा लगाएंगे क्या हो जाएगा, विदे, ठीक है। अब देखो आय तो ये क्या है, यहाँ पे जाके बनी कंडीशन। उसके बाद अगर हम देखें यह में कौन सा स्वर है, क्योंकि यह अपने यहाँ क्या है, आता ही है, तो इसका स्वर इधर बचेगा। यह में कौन सा स्वर है, अस्वर है, तो क्या निकल जाएगा, विदे प्लस अक। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, इसके टुकड़े क्या होंगे, विदे प्लस अक। और कौन सी संधि इसमें, अयादी संधि। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। देखो और अगर हम इसके बारे में बात करें, श्रावण, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बात करें ना तो देखो यहाँ पे अपने क्या आ रहा है, आव आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे आव आ रहा है, ये रहा आव, ठीक है, वह आधा बनेगा, आव आ रहा है। तो ये अब इसमें उल्टे चलेंगे, क्योंकि हम टुकड़े कर रहे हैं, उल्टे चलेंगे तो हम आ किससे ले रहे हैं, स्र से ले रहे हैं ना, तो स्र में औ की मात्रा लगाओ, क्या हो जाएगा, स्र प्लस व में कौन सा स्वर है, अस्वर है, तो स्र प्लस अन, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, स्रो प्लस अन। अब आपके एक माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो न लिखा है और यहाँ पे अन लिखा है, यहाँ पे न कैसे हो गया, तो न का न ये मूर्धन्यीकरण का नियम है, जो कि अपने आगे व्यंजन संधि में आएगा, न का अन हो जाता है। अब देखो लेकिन अगर क्या है, संधि का ये नियम है कि जहां से प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, अगर वहां पे संधि होकर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो तो होती है प्रधान संधि। कौन सी संधि होती है, प्रधान संधि। तो इसमें प्रधान संधि तो कौन सी है, प्रधान संधि तो अपने कौन सी है, अयादी संधि है। 2 संधि इसमें, प्रधान संधि तो अयादी संधि। लेकिन यहाँ पे ये जुड़ने के कारण अगर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो, या ये हुआ है अगर नहीं भी हो, और अगर पीछे कोई परिवर्तन होता है, मतलब उस शब्दों को छोड़ के जहां से 2 वर्ण मिल रहे हैं उसको छोड़ के अगर अन्य जगह कहीं परिवर्तन हो रहा है, कहीं विकार या बदलाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो कहलाती है गौण संधि। क्या कहलाती है, गौण संधि। तो इसमें व्यंजन संधि तो गौण रूप में है और प्रधान संधि है अपने अयादी संधि। तो इस प्रकार से अभी अपने जो अयादी संधि पढ़ रहे हैं उस हिसाब से श्रावण में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, और उसके टुकड़े हो गए स्रो प्लस अन। अब देखो हम अगर इसके बारे में बात करें वापस नायिक के बारे में, अगर हम नायिक के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे देखो आपको आय दिखाई दे रहा होगा। ये जो य में स्वर लगा हुआ है ना, वो तो व्यंजन के बाद में आता है, स्वर तो पहले नहीं है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए ना तो अपने क्या करना है, इस नायिक के वर्ण विच्छेद कर लो। वर्ण विच्छेद करें ना मतलब स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेते हैं। न व्यंजन है, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, इसमें आ स्वर मिला हुआ है। इसके बाद में यह व्यंजन है, यह में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, छोटी। इसके बाद में क व्यंजन कौन सा स्वर है, अ है। अब देखो ये यहाँ पे अपना आ है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं है ना तो ऐसे आप इसके वर्ण विच्छेद करके समझ सकते हो। ये क्या है, आ है।
अब देखो आय, आय किससे बनता है? अय से बनता है। तो इधर क्या बचा अपना? न बचा, नए में लगा दो किसकी? अय की मात्रा, नई प्लस इधर क्या बचा? ई स्वर बचा और क में अ मिल गया, नई प्लस इक। क्या बचेगा आपके? नई प्लस इक बचेगा। तो इस प्रकार से इसमें भी कौन सी संधि है आपके? अयादि संधि है। अब देखो छोटा सा शब्द भाव, इसमें भी संधि है। अब देखो अगर इसके हमें टुकड़े करने हैं, ये भी अगर आपको समझ में नहीं है कि यार इसमें भाव में भी कुछ संधि हो सकती है क्या, तो इसके भी आप क्या करो? वर्ण विच्छेद कर लो। अगर हम इसके वर्ण विच्छेद करें तो भ में कौन सा स्वर है? आ स्वर है, और व में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे अपना क्या निकल गया? आव। क्या निकल गया? आव निकल गया। अब अपने आव किससे बनता है? उल्टे चल लो, आव किससे बनता है? औ से बनता है। तो इस व में क्या करो? औ की मात्रा लगा लो, भव, और इधर क्या बचा? केवल अ। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? भव प्लस अ। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो सॉरी, हाँ अयादि संधि है। तो दोस्तों ये हमने स्वर संधि के पांचों भेदों के मैंने आपको पिछले वीडियो में भी उदाहरण बताए थे, नियम भी बताए थे। इसके साथ ही मैंने और आपको एक कुछ उदाहरण और किसके बता दिए? अपने स्वर संधि के और उदाहरण बता दिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्वर संधि में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप नियमों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आप कोई सा भी उदाहरण हो उसके आप टुकड़े कर लोगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन क्या बनती है? एक तो व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी व्यंजन है, तो भी कौन सी संधि हो सकती है? व्यंजन संधि हो सकती है। इसके बाद अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि स्वर है, तो भी कौन सी संधि हो सकती है? व्यंजन संधि हो सकती है। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्वर है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि व्यंजन है, तो भी कौन सी संधि हो सकती है? व्यंजन संधि हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने व्यंजन संधि की परिभाषा कि जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। देखो दोस्तों अगर हम व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं ना, देखो यहां से और अगर हम निकाल लेना कि व्यंजन में कौन सी संधि है, व्यंजन में मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो व्यंजन शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि है। अगर व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन शब्द में अगर हम संधि का पता लगाना है, देखो इसमें क्या है? व्यंजन में, इसको सही से लिख देता हूं, व्यंजन। ठीक है, अब देखो व्यंजन में क्या है? व से पहले आधा अक्षर है, व से पहले आधा अक्षर है, तो यण संधि पे आ जाओ। यण संधि का नियम क्या था? ई और ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व और ई का र बन जाता है। ई का क्या बनता है? यह बनता है। यह से पहले आधा अक्षर है तो इसमें आधे अक्षर में मात्रा किसकी लगेगी? ई की। वी, वी एक अक्षर की छोटी मात्रा आएगी। वी यह में स्वर आया तो इसका मतलब इसमें टुकड़े क्या होंगे? वी प्लस अंजन, और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। तो व्यंजन में कौन सी संधि है? व्यंजन में यण संधि है। संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें ना कि अपने जो व्यंजन है ना, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? अगर हम हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजन है। मूल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। इन 33 व्यंजनों को भी वापस अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे एक क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हिंदी में? 25 है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हमारे मुख के विशेष भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अपने जो मुख के विशेष भाग कौन से? जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मुर्दा, इन पे हवा क्या करती है? स्पर्श करती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रखा है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांट रखा है तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क, और इनको है ना अगर आपको व्यंजन लिखना है शुद्ध तो हलंत लगा दो, मतलब स्वर रहित दिखा दो। क, ख, ग, ग और क्या है? अंग। अंग मतलब यहां इसकी लिखी जाती है। च, छ, ज, ज और अंज। ट, ठ, ड, ढ और क्या है? अणा। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। दोस्तों अगर ये नहीं याद है ना तो आपको व्यंजन संधि नहीं कर सकते। इनको पक्के से याद कर लेना अच्छे से।
ठीक है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रखा है। कौन कौन से? क च ट त प, क च ट त प, क ख ग घ ङ च छ ज झ झ ट ठ ड ढ न थ थ द ध न प फ ब भ म। तो इनको 5 वर्गों में बांट रखा है। और अगर हम बात करें ना तो 4 अपने होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व। ये 4 क्या है? अपने अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो 4 अपने और चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4 है। देखो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनकी गणना न तो शुद्ध स्वरों में की जाती है न शुद्ध व्यंजनों में की जाती है, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती हुई प्रतीत होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। स, तालव्य स, एक अपने दंत स और एक है मूर्धन्य स और एक है अपने ह, कंठ। ये चारों श और ह, इन चारों को किसमें रखा जाता है? अपने ऊष्म व्यंजन में रखा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बात बता दी किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। अब ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको व्यंजन संधि करनी है अच्छे से, तो क्योंकि जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी ना तो आप व्यंजन संधि नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अपने स्वरों के बारे में, पिछले वीडियो में बता दिया कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बाकी हम वर्ण विचार टॉपिक एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी अपने केवल जो काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 स्पर्श व्यंजन है। अब ये स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रखा है। अब ये ना प्रत्येक वर्ग का जो पहला है इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रथमाक्षर। मतलब प्रथमाक्षर की जब मैं आगे बात करूं तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला। अगर मैं द्वितीयाक्षर की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा। अगर मैं तृतीयाक्षर की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा। अगर मैं चतुर्थाक्षर की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का चौथा। ये वर्गीय नहीं है, केवल वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, ये अलग है क्योंकि ये तो केवल 4 ही है। अगर मैं पंचमाक्षर की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का 5वां। और इससे पंचमाक्षर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए। अगर हम सारे वर्णों की बात करें ना तो सारे वर्णों को 2 भागों में बांट रखा है, अनुनासिक वर्ण और एक निर्नुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जिनके लिए ये जो अपने वर्गीय व्यंजन इनके पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ण है, बाकी इनको छोड़ के सारे निर्नुनासिक वर्ण में आते हैं। तो अब देखो दोस्तों, अब हम अगर आपको ये चीज आ रही है व्यंजन और आपको स्वर के बारे में पता है तो आप व्यंजन संधि बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो अब हम व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में बात करते हैं। अब मैं ना सामने आपके व्यंजन ये भी रखूंगा और इनकी सहायता से देखो हम कैसे व्यंजन संधि करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इनको याद करना, अगर आपको व्यंजन संधि करनी है ना तो इनको याद करना कितना जरूरी है। देखो मैं आपको व्यंजन संधि का पहला नियम बता रहा हूं। अगर हम व्यंजन संधि के पहले नियम की बात करें, ठीक है, मैं आपको व्यंजन संधि का प्रथम नियम बता रहा हूं। वैसे व्यंजन संधि के अगर हम कुल नियमों की बात करें 13-14 नियम है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप एक आध नियम को मिक्स करके भी पढ़ सकते हो। ऐसा कहीं प्रश्न नहीं बनेगा कि व्यंजन संधि के कौन से नियम से हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें सही तरीके से टुकड़े करने आने चाहिए। अब आपने अपने बुकों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें चलती है उनमें नियम पढ़ा होगा, बड़े विस्तार से 3-3, 4-4 लाइन नियम की लिखी हुई होती है। अब अगर आपको ये याद है ना, हम इतने बड़े नियम नहीं लिखेंगे। देखो आप देखना, मैं अब है ना व्यंजन संधि का नियम लिख रहा हूं कि अगर पहले के बाद में क्या आता है? पहले के बाद में अगर 3-4 अंतस्थ स्वर है, क्या है? 3-4 अंतस्थ स्वर या फिर है तो पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। देखो दोस्तों, ये बस इतना सा नियम है व्यंजन संधि का पहला नियम है। क्या नियम है व्यंजन संधि का पहला नियम? क्या है कि अगर पहले के बाद में 3-4 अंतस्थ स्वर आते हैं तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। मतलब पहले का मतलब क्या है? ये पहला जो कचट दे रखा है ना, ये मैंने फर्स्ट लगा रखा है ना, ये है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, और ये जो परिवर्तन होगा, विकार होगा, वो है। अब पहला मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि इन कचट जो ये 5 वर्ग है, कचट में से ही कोई होगा। उसके बाद में अगर कोई भी क्या आएगा, इसके बाद में अगर इनमें से मतलब तीसरा इनमें से या फिर चौथा इनमें से या फिर अंतस्थ या में से या उष्म का ह, अगर इनमें से कोई आता है या फिर स्वर में से कोई आता है
तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। आई ना बात समझ में? देखो अगर समझ में नहीं आई ना तो हम अभी एक उदाहरण देखते हैं, इस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। देखो अब मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण। जैसे अपने पास एक हम शब्द है जगत। क्या शब्द है? जगत। जगत का मतलब होता है संसार। जगत प्लस इस, इन दो शब्दों में हमें क्या करनी है? संधि करनी है। अब देखो अगर हम इन शब्दों की संधि करें ना, देखो हमने जब स्वर संधि की बात करी थी उस समय प्रथम पद के जो अंतिम वर्ण था वो हलन वाला नहीं था। तो हलन वाला नहीं था ना, तो हम वहां पे क्या ले रहे थे? अंतिम वर्ण अ निकाल रहे थे। जैसे हमने मतलब हम उसमें से स्वर निकाल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या लग रहा है? हलन लग रहा है। इसका मतलब अंतिम वर्ण क्या है? त है। इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। त है, इसका मतलब क्या है? त क्या है? वर्ग का पहला है। त क्या है? वर्ग का पहला है। अब देखो वर्ग का पहला आ गया ना, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। तो अब आप ये देखो कि द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, इनमें से कोई है क्या? क्या द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि वर्ग का तीसरा है क्या? नहीं है। क्या द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि चौथा है क्या? नहीं है। क्या द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि इन चारों में से कोई है क्या? नहीं है। क्या द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि कोई स्वर है क्या? देखो ये क्या है? ई है, और ई क्या है? स्वर है। मतलब ये वाला नियम अपने लग रहा है। ये वाला नियम लग रहा है ना, तो ये पहला, अगर इनके बाद में इनमें से कोई आ गया तो हमने पहले को कहा कि ये पहले तू किसमें बदल जा? तीसरे में बदल जा। अब इस त के बाद में अगर क्या है? ई है, तो ये पहला किसमें बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। मतलब इसी के तीसरे में, जो पहला है ना, पहला अपने तीसरे में बदलेगा। तो पहले का तीसरा कौन सा है? त थ द। तो पहला किसमें बदलेगा? त किसमें बदलेगा? द में बदलेगा, क्योंकि त का तीसरा कौन सा है? द है। अब देखो बाकी नो चेंज, जो परिवर्तन, जो बदलाव होना था ना, वो बदलाव हो चुका है। अब बाकी को हम नो चेंज लिखेंगे, तो नो चेंज इधर क्या बचा? जग बचा। अब इधर द आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है? ई स्वर आ रहा है। तो आधे द में क्या हम ई स्वर को लगा सकते हैं? बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, और शब्द क्या बन गया? जगदीश शब्द बन गया। तो इस प्रकार से ये अपने कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। अब जगदीश के टुकड़े क्या होंगे? जगत प्लस इस जगदीश। ठीक है। अब देखो आपको अगर और समझ में नहीं आया तो हम और इनकी एक आध उदाहरण हम और देखते हैं। अगर हम और उदाहरण के बारे में बात करें तो देखो एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। उदाहरण है दिग प्लस गज। दिग प्लस गज, क्या उदाहरण है अपने पास? दिग प्लस गज। अब बताओ अपने वाला ये नियम लग रहा कि नहीं लग रहा? अगर हमें ये देखना है ना, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि देखो, इनमें से कोई है क्या? फर्स्ट है क्या? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्पर्श व्यंजन के जो पहले है क छ ट त प, इनमें से कोई है क्या? यस है। क्या है? क है। अब ये मिल गया। तो देखो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, क्या इसमें से कोई है क्या? द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या किसी वर्ग का तीसरा है क्या? देखो ये तीसरा है, तो इसमें ये तीसरा देखो क वर्ग का ही तीसरा, क ख ग, और यहाँ पे ये क्या है? ग है। इसका मतलब अपना ये नियम लग रहा है। अपना ये नियम लग रहा है ना, तो अब देखो हमें क्या करना है? ये जो पहला है, इस पहले को इसी वर्ग का तीसरा बनाना है। इसी वर्ग का अगर हम तीसरा बनाए ग ख ग, तीसरा क्या बन रहा है? ग ही बन रहा है। तो ग ही बन रहा है तो क्या करो? इसको क्या करो? क को इसी के वर्ग का तीसरा बना दो। अब देखो तीसरा बनेगा, क आधा है तो तीसरा भी क्या बनेगा? आधा बनेगा। अब किसी भी वर्ण को आधे लिखने के दो नियम होते हैं। एक तो आप उसके नीचे हलन लगा सकते हो, और एक जिन वर्णों के क्या होती है? खड़ी पाई होती है। अगर आप उनकी खड़ी पाई हटा दोगे ना तो भी वो स्वर रहित माना जाएगा। तो अब इसकी खड़ी पाई हटा दी, मतलब क्या बन गया? आधा का बन गया। अब नो चेंज लिख दो। दिख, इधर भी नो चेंज, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में होगा। परिवर्तन किसमें होगा? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में होगा, वो भी पहले की क्या बनेगी? तीसरी बनेगी। बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गज शब्द बन जाएगा। इसके बाद देखो, और अगर हम शब्द देखें तो देखो एक शब्द और लेता हूं मैं, अप प्लस द। ये शब्द है अप प्लस द। अगर इनकी आपको पूछ ले कि क्या करना है, इनकी हमें संधि करनी है, तो वही वाला अगर अपने ये नियम लग रहा है, लग रहा। अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो क्या ये प वर्ग का पहला है ना? देखो प वर्ग का पहला है। ठीक है। अब इसके बाद में ये द देखो, इसमें से कोई है क्या? तो त थ द, मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा होना चाहिए। तो द क्या है? तीसरा है। अगर द तीसरा है तो ये पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो इसके वर्ग का तीसरा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये प किसमें बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। और प किसमें बदल जाएगा? ब में बदल जाएगा। ठीक है। प किसमें बदलेगा? ब में बदल जाएगा। अब देखो इसके बाद में अब नो चेंज लिखने, इधर क्या बचा? अ
ये ब और इधर क्या बचा द बचा, इसके भी खड़ी पाई हम खड़ी पाई हटा सकते हैं और खड़ी पाई हटा के आप क्या लिख सकते हो द लिख सकते हो। तो इस प्रकार शब्द क्या बन जाएगा अब्द। अगर हम अब्द शब्द की बात करें, अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार अब्द का और इस द का क्या अर्थ होता है क्या? हाँ बिल्कुल अर्थ होता है। इस अब का अर्थ तो होता है जल। अब किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। और द का अर्थ है यहाँ पे देने वाला, देने वाला मतलब जल देने वाला कौन है? जल देने वाला बादल। तो ये अब्द किसका पर्यायवाची है? अब्द बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी प्रकार से और अगर हम शब्द की बात करें, एक शब्द और लेते हैं अब प्लस ज, अब प्लस ज। देखो इसके बारे में बात करें, प क्या है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है। इसके बाद में ज क्या है? पहला दूसरा तीसरा है, तीसरा है। तो हम ये प जो पहला है ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, किसमें बदलेगा? ब में बदलेगा। इसको किसमें बदल देंगे? ब में बदल देंगे। वो भी कैसा? आधा। वही वाले अब का अर्थ यहाँ पे भी क्या है? जल ही है। अब का अर्थ क्या है? जल है। और ज का भी अर्थ है यहाँ पे, और ज का अर्थ है, ज का अर्थ है जन्म लेना, जन्म लेना। मतलब इस प्रकार से ज का अर्थ क्या है? जन्म लेना। और जो अब देखो अब इसे शब्द क्या बनेगा? इसकी भी खड़ी पाई हटा के आधा ज इस पे लगा दो, आधा ब ज पे लगा दो, ब इधर क्या बचा? अब्ज। क्या बना? अब्ज। अब जल में जो जन्म लेता है, जल में जन्म कौन लेता है? कमल। तो ये किसका पर्यायवाची है? अब्ज। अब्ज कमल का पर्यायवाची है। और अब्द किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये अपने दो शब्द ये भी निकल के आए कि अब्द किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और अब्ज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। अब का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ठीक है, द से देने वाला और ज से जन्म लेना। देखो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया? संधि विच्छेद से हमने संधि करी। देखो एक आध शब्द की ओर करते हैं। अगर हम एक आध शब्द की ओर करें ना तो मैं आपको शब्द देता हूं अच प्लस आदि, अच प्लस आदि। अब देखो इसके अगर हमें टुकड़े करने हैं, देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या? फर्स्ट है क्या कोई? ये अपना नियम है। पहला है क्या कोई? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि पहला च है, इसका मतलब च क्या है? पहला है। इसके बाद में आ क्या है? स्वर है, इसका मतलब अपना ये नियम लगा है। अब ये पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या है? ज है। अब इस ज को हम किसमें बदल देंगे? ज में बदल देंगे। अब देखो बाकी के 9 चिन्ह अ है तो अ लिख दो। अब ज स्वर रहित है और इसके बाद में आ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो इसमें क्या लगा देंगे? आ की मात्रा लगा देंगे। और आ की मात्रा क्या होती है? और इस प्रकार क्या होगा? आजादी। क्या शब्द बनेगा? आजादी। अब आप वापस वही सोच रहे होंगे कि इनका इसका कोई अर्थ होता है क्या? देखो अच का भी अर्थ होता है। अच का अर्थ होता है क्या होता है? अपने संस्कृत में चलते हैं अच हल। अच का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है संस्कृत में। अच आदि मतलब स्वर आदि। इसका आजादी का अर्थ क्या होगा? स्वर आदि मतलब स्वर आदि मतलब स्वर व्यंजन, इस सब के बारे में बात करेंगे हम। तो आजादी क्या हो जाएगा? अच प्लस आदि। तो ये हमने बात करी संधि विच्छेद से, क्या करी हमने? संधि करी। अब देखो हम क्या करेंगे? संधि से संधि विच्छेद करते हैं कुछ एक शब्दों के। देखो अगर आपको नियम याद है, तो नियम अगर अप्लाई करना आ गया ना तो कोई सा भी शब्द हो आप उस शब्द में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होने वाले नहीं हो। देखो एक शब्द लेते हैं, एक शब्द है वागदान। क्या शब्द है? वागदान। देखो वागदान है। अब ये शब्द क्या है? संधि युक्त शब्द है। और इस शब्द के हमें क्या करने? टुकड़े करने। तो नियम में मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्वर संधि में भी कि अगर आपको संधि युक्त शब्द और उसके अगर विच्छेद करने तो आप उस शब्द में क्या चलोगे? पीछे से चलोगे। अगर हम इस शब्द में पीछे से चले ना तो आपको उस शब्द के अंदर क्या दिखाई देगा? तीसरा दिखाई देगा। और अगर उस तीसरे के बाद में स्वर नहीं है तो तीसरा भी आधा होगा। तीसरा भी कैसा होगा? आधा होगा। मतलब शब्द देखिए आप पहचान लो कि इसमें कौन सा नियम लगाना है। तो देखो इसमें घ क्या है? ये घ आधा है और घ क्या है? तीसरा है। इसका मतलब अपना ये नियम लगा है। अब घ तीसरा है और इसके बाद में ये द देखो, ये द है, ये द भी क्या है? तीसरा है। ये तीसरा होगा। ठीक है, ये मतलब द्वितीय पद की क्या होगी? प्रथम ध्वनि होगी। अब तो क्या करो? उल्टा कर दो इसको। उल्टा करेंगे ना तो ये जो तीसरा है ना इसको पहला बना दो वापिस। तीसरे क्या करोगे? पहला बनाओगे। तो इसका पहला कौन सा है? इसका पहला कौन सा है? क है। तो ये घ किसमें बदल जाएगा? क में बदल जाएगा। घ आधा है तो क भी क्या बनेगा? आधा बन जाएगा। ठीक है, और द्वितीय पद में क्या आ जाएगा? वाग प्लस दान। ठीक है, देखो वागदान का अर्थ होता है सगाई, इंगेजमेंट, सगाई। वागदान का अर्थ क्या होता है? सगाई। वाग का अर्थ होता है वाणी। वाग का अर्थ क्या होता है? वाणी मतलब वाणी का दान। सगाई में क्या होता है? वाणी का दान होता है कि आज से हमारी लड़की क्या हो जाएगी? तुम्हारी हो जाएगी। सगाई हो जाती है तो फिर उस दिन क्या हो जाता है? वाणी का दान हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वागदान कहलाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? टुकड़े भी कर सकते हो।
देखो और अगर हम शब्द देखें तो देखो और शब्द की हम बात करते हैं। एक शब्द है जगदम्बा। जगदम्बा आपसे ये पूछा कि जगदम्बा में कौन सी संधि है। अब हम जगदम्बा के अगर संधि विच्छेद की बात करें, ये क्या है, संधि युक्त शब्द है। अब इस शब्द के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो हम कहां से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। अब बताओ इसमें आपको तीसरा कहां दिखाई दे रहा है, तीसरे दो दिखाई दे रहे हैं। देखो एक तो द भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, मतलब सारे ही तीसरे हैं इसमें। तो फिर टुकड़े कहां से करें, टुकड़े वहां से करेंगे ना जहां से सार्थक टुकड़े होंगे। कहां से टुकड़े करेंगे, जहां से सार्थक टुकड़े होंगे। अब देखो जगदम्बा, अगर आप शब्द को धीरे से बोलो ना, जगदम्बा, क्या शब्द निकलेगा, जगदम्बा। जग भी नहीं होता, जगत अम्बा, मतलब जगत की अम्बा, जगदम्बा। अब इसके ना टुकड़े कहां से होंगे, यहां से होंगे। देखो अगर हम यहां से कर लें तो यहां से भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से करने पे क्या होगा, ग तीसरा है। मैं आपको गलत भी बता रहा हूं, गलत क्यों बता रहा हूं कि आप गलत को सही करो, गलत नहीं करो। देखो अगर आप यहां से देखो, लास्ट में से भी नहीं होगा, फर्स्ट में से भी नहीं होगा, ये आपको ही पता है। अगर आप यहां इन दोनों से अगर कंफ्यूज रहो कि हम पीछे से चले तो ग भी तीसरा है, द भी तीसरा है। अगर आप यहां से टुकड़े करो तो ये ग तीसरा है, ग तीसरा है। तो इस ग का अगर आप पहला बनाओ तो क्या बनेगा, जग, जग। और इस ग में कौन सा स्वर, अस्वर है, तो क्या निकलेगा, अदम्बा। मतलब कोई शब्द ही नहीं है, इसके कोई अर्थ ही नहीं है, सार्थक शब्द बनने चाहिए। अगर हम यहां से टुकड़े करें, द के यहां से, द तीसरा है, देखो द तीसरा है, द तीसरा है। इस द को पहला बनाएंगे, पहला बनाएंगे क्या होगा, जगत। जगत का मतलब संसार होता है, जगत प्लस अम्बा, मतलब अम्बा का मतलब होता है माता, जगत प्लस अम्बा मतलब संसार की माता जगदम्बा। तो इस प्रकार से क्या होंगे, इसके टुकड़े सही, जगदम्बा सही टुकड़े होंगे, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप और अब इनके टुकड़े भी कर लोगे। और अगर हम एक आध उदाहरण की और बात करते हैं, चलो और अगर हम बात करें ना तो देखो और बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, प्रागैतिहासिक। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द में कौन सी संधि है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक शब्द में संधि कौन सी है। देखो पहली बात तो आपका माइंड इसमें किस पे जा सकता है, वृद्धि संधि पे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, दो मात्रा आ रही है। ठीक है, अगर आप वृद्धि संधि पे जाओगे ना तो इसके टुकड़े होंगे प्राग प्लस ऐतिहासिक। बल्कि प्राग शब्द नहीं होता है, शब्द से होता है अपने, प्राग नहीं होता, प्राग का होता है। क्या होता है, प्राग शब्द होता है। अब देखो इसमें स्वर संधि तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इसमें प्राग बन रहा है इसलिए नहीं है, प्राग नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ ये बात करें ना, और कहीं से इसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ह क्या आ रहा है, ह अंतस्थ आ रहा है, क पहला आ रहा है, स उष्म आ रहा है, क पहला आ रहा है, प भी पहला आ रहा है। इसमें तीसरा कौन सा है, ग तीसरा है, ग तीसरा। इसका मतलब ग तीसरा, ठीक है, पीछे से चल रहा है अपने। अब ये ग किस वर्ग का तीसरा है, क वर्ग का तीसरा है, तो इस ग का क्या करेंगे, क कर देंगे, प्राग। ठीक है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमेशा स्वर रहित आएगी। ठीक है, प्राग प्लस, अब इस ग के अंदर स्वर कौन सा है, अगर आपको द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि निकालनी ना, अगर ये ग स्वर रहित होता तो यहाँ जो भी वर्ण होता वो क्या हो जाती, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि हो जाती। लेकिन ग के अंदर स्वर मिला हुआ है तो वही स्वर द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि होगी। ग में कौन सा स्वर है, आई स्वर है, ऐतिहासिक। तो इस प्रकार से शब्द क्या निकल जाएगा, प्राग प्लस ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक के टुकड़े क्या होंगे, प्राग प्लस ऐतिहासिक, और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। अब देखो ऐतिहासिक में भी अगर हम वापस बात करें, अभी मैंने आपको पढ़ते ही भी बताया था, तो इसमें भी मूल शब्द है इतिहास। कौन सा है मूल शब्द, इतिहास। और इतिहास के अंदर लगा है इक प्रत्यय। मैंने आपको बताया था कि इक प्रत्यय के कारण क्या होता है, आगे गुणात्मक परिवर्तन, और ई ए है तो आई हो जाता है, और अंतिम जो वर्ण होता है उसको स्वर रहित करते हैं, स को स्वर रहित करके इसके अंदर ये की मात्रा लगा दी और शब्द क्या बन गया, ऐतिहासिक शब्द बन गया। तो दोस्तों ये हमने बात करी व्यंजन संधि के प्रथम नियम के बारे में बात करी। और अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम लग रही हो ना तो आप इस नियम को रख के उदाहरण आप अपनी गाइड से ले सकते हो। नियम आप ये रखना, फिर उन उदाहरणों को आप हल करना। मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो को देखा और अगर समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से कोई सा भी शब्द हो आप उस शब्द के टुकड़े कर लोगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। एक और नियम देखते हैं हम, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। ठीक है, देखो दूसरा नियम, पहला नियम क्या था याद है, पहले के बाद 3-4 अंतर स्वर है तो पहले का तीसरा बन जाएगा। क्या नियम है, पहले के बाद 3-4 अंतर स्वर है तो पहले का तीसरा बन जाएगा। पहले के बाद 3-4 अंतर स्वर है तो पहले का तीसरा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। दूसरा नियम पहले से भी आसान कि पहले के बाद में क्या आएगा, पांचवा आएगा। पहले के बाद में
पांचवा आएगा तो पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, आसान है ये। और उससे कि पहले के बाद में पांचवा आता है तो पहला अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। कौन सा क्या नियम है अपने कि पहले के बाद में पांचवा आता है, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि इनमें से कोई है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अगर इनमें से कोई है तो यहाँ पे जो भी पहला आएगा, यहाँ पे जो भी पहला आएगा ना वो अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बदलेगा। अगर हम बात करें एक शब्द दिक एक शब्द नाक, देखो अपना नियम लगा है क्या, देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, क है, इसका मतलब वर्ग का क्या है, पहला है, क है मतलब वर्ग का पहला है। इसके बाद में अगर हम बात करें द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, न है, तो देखो न इनमें से कोई है क्या, यस ये पंचमा अक्षर त वर्ग का। तो अब ये न आ गया मतलब पहले के बाद में क्या आ गया, पांचवा आ गया। तो पहला किसमें परिवर्तित होगा, पहला अपने वर्ग के पांचवे में। तो पहले के वर्ग का पांचवा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब ये क किसमें बनेगा, न में बनेगा। ठीक है, अब बस नो चेंज, जो चेंज होना था वो हो चुका है और शब्द क्या बनेगा, धिंगनाथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये शब्द ये आ जाए ना कि इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा, दिननाथ बनेगा, तो दिननाथ शब्द नहीं बनेगा, ये शब्द गलत है। शब्द क्या बनेगा आपके, ये इस क वर्ग का पंचमा अक्षर आएगा यहाँ पे, वो भी कैसा आएगा, आधा आएगा, यहाँ पे बिंदी आती है, ये क वर्ग का पंचमा अक्षर आएगा और शब्द क्या बनेगा, दिननाथ शब्द बनेगा। आगे बात समझ में नहीं आई, चलो और देखते हैं इसके उदाहरण। अगर हम और उदाहरण की बात करें तो देखो एक और शब्द है मेरे पास, दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल। तो देखो दोस्तों पहला है, पहले के बाद क्या है, पांचवा है, पहले के बाद पांचवा है। अब जैसे ही पहले के बाद में पांचवा, हमने इस पहले से पूछा कि है पहला तेरे पास पांचवा है क्या, तेरे बाद में पांचवा है क्या, पहले कहा हाँ पांचवा है, तो हमने कहा पहला तू तेरे ही पांचवे में बदल जा। तो इस पहले का पांचवा कौन सा है, इस पहले का पांचवा ये पांचवा, बाकी के नो चेंज लिख दो। अब अगर हम बाकी के नो चेंज लिखेंगे तो क्या हुआ, दिंग मंडल, क्या बनेगा शब्द, दिंग मंडल शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से दिंग मतलब संपूर्ण मंडल, संपूर्ण मंडल की बात होगी, दिंग मंडल क्या शब्द बन जाएगा, दिंग मंडल। देखो और अगर हम बात करें, एक शब्द मेरे पास उत और एक शब्द नति, उत प्लस नति। अब देखो द क्या है, पहला है, त के बाद में न क्या है, पांचवा, सेम मिलना कोई बात नहीं, अपने उससे कोई लेना देना नहीं, हमें क्या चाहिए, पांचवा चाहिए। पहले के बाद पांचवा है, पहले को इसके वर्ग का पांचवा बना दो, त वर्ग का पांचवा, द न नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा है तो न की क्या करोगे, खड़ी पाई हटा दोगे, खड़ी पाई हटा दी, खड़ी पाई वाले जो भी व्यंजन होंगे उसको स्वरलित दिखाने के लिए उसकी खड़ी पाई हटाएंगे। ठीक है, ये न और इधर नो चेंज, और शब्द क्या बन जाएगा, उन्नति शब्द बन जाएगा। देखो अगर हम और उदाहरण के बारे में बात करें कि और कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं, एक शब्द अब और एक है मैं, अब प्लस मैं। तो देखो इसमें क्या होगा, अब का अर्थ मैंने आपको बताया था पहले, अब का अर्थ क्या होता है, जल, मैं का अर्थ होता है लीन, क्या होगा, लीन। अब देखो अब इस प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, प है, मतलब वर्ग का पहला है, इसके बाद में क्या कोई पांचवा है क्या, यस म पांचवा है, तो ये पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदलेगा। पहला अपने वर्ग का पांचवा क्या है, म ही है, तो ये पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा म में, खड़ी पाई वाला तो खड़ी पाई हटा दो, अब नो चेंज लिख दो, अब मैं, अब मैं, अब मैं का अर्थ क्या होता है, जल में लीन, क्या होगा, जल में लीन। तो इस प्रकार से अमय का अर्थ क्या होगा, जल में लीन। ठीक है दोस्तों, ये तो इस प्रकार से आप इस नियम को सामने रखिए और इन चीजों को याद करके, सारे व्यंजनों को और स्वर को याद करके आप ये संधि वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो कुछ शब्दों के अब हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे, ठीक है, टुकड़े करेंगे क्या चलेंगे, हम पीछे से चलेंगे। देखो मैं आपको एक शब्द देता हूं, सदुपयोग, ये शब्द है। अब इस शब्द में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा कि सदुपयोग के संधि विच्छेद करिए। अब आपको अगर सदुपयोग के संधि विच्छेद करने हैं, ठीक है, तो देखो सदुपयोग के संधि विच्छेद कैसे होंगे। पहली बात तो ये बताओ क्या इस नियम से होंगे, क्या नहीं होंगे इस नियम से, क्योंकि सदुपयोग अपने पिछले वाला नियम का उदाहरण है। तो पिछले वाले नियम का कैसे, क्योंकि यहाँ पे द तीसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो तीसरा भी अपने वर्ग के किसमें बदलेगा, पहले में बदलेगा। तो इसका क्या होगा, सत प्लस उपयोग होगा, सत प्लस उपयोग होगा। है तो इसमें व्यंजन संधि, लेकिन इस नियम से नहीं है। ये किस नियम से, अपने पहले वाले नियम से, व्यंजन संधि का जो हमने पहला नियम देखा था उस नियम से, सत प्लस
उपयोग। पहले के बाद में अगर देखो पहला है, पहले के बाद में 3 4 अंतर स्वर, यहाँ क्या आ गया, स्वर आ गया, तो पहला अपने ही वर्ग के किसमें बदल गया, तीसरे में बदल गया, त थ द, ये तीसरे में बदल गया। मतलब ये इस नियम का नहीं है, अपने पिछले वाला नियम का है, ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि अपने किससे है, ये पहले वाले नियम से। और पहला वाला नियम क्या है, पहले के बाद अगर 3 4 अंतर स्वर है तो पहले का तीसरा, पहले का क्या बन जाता है, पहले का तीसरा बन जाता है। देखो अगर हम और बात करें, एक शब्द है जगन्नाथ, ठीक है, इस नियम में अगर आपको टुकड़े करने के लिए कहेंगे, टुकड़े करने के लिए कहेंगे ना, तो आपको 2 पांचवे एक साथ दिखाई देंगे। अगर 2 पांचवे अगर आपको एक साथ दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 पांचवे के यहां से टुकड़े करो और जो पहला पांचवा आ रहा है उसको उसी के वर्ग का पहला बना दो। देखो यहाँ पे न न दोनों ही पांचवे हैं, अब न न दोनों ही पांचवे हैं, तो ये जो पहला न है ना, इसको हम इसी के वर्ग का पहला बनाएंगे। ये न रहा, इसके वर्ग का पहला कौन सा है, त रहा, तो इसको हम इसी के वर्ग का पहला बनाएंगे, क्या बन जाएगा, जगत प्लस नाथ, ठीक है। और इस प्रकार से जगत प्लस नाथ कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, और इसके टुकड़े क्या होंगे, जगत प्लस नाथ, इसके टुकड़े हो जाएंगे। देखो और अगर हम बात करें तो देखो एक शब्द और है सन्मार्ग, क्या इसमें 2 पांचवे एक साथ है क्या, कहीं यस है, न भी पांचवा और म भी पांचवा है, तो जो ये पहला पांचवा है ना, इस पहले पांचवे को क्या करेंगे, इसी के वर्ग का पहला बना देंगे। तो इसके वर्ग का पहला क्या है, न के वर्ग का पहला त, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग का क्या होगा, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। तो इस प्रकार देखो ये ध्वनि पहले का पांचवा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ध्वनि इतनी पास है ना कि ये त का न बन जाता है। जब हम इनको जल्दी जल्दी बोलेंगे सतमार्ग सतमार्ग सतमार्ग, तो सन्मार्ग न की ध्वनि आ जाती है कहीं भी, इसलिए इसको क्या बना दिया, सन्मार्ग बना दिया। जगन्नाथ जगन्नाथ, तो इस प्रकार जगन्नाथ निकल जाएगा आपके मुंह से, तो इसलिए इसको क्या बना दिया गया, जगन्नाथ बना दिया गया, ठीक है। अब देखो और अगर हम बात करें, एक शब्द है मेरे पास षणमुख, क्या बात है, शब्द क्या है, षणमुख है। बताओ इस शब्द में आपको कोई 2 पांचवे दिखाई दे रहे क्या, यस 2 पांचवे है ना, पांचवा म, और पहला जो पांचवा आएगा वो स्वर रहित आएगा, पहला पांचवा क्या आएगा, स्वर रहित आएगा। तो पहले पांचवे को क्या करो, उसी के पहले में बदल दो। तो इस न का पहला क्या है, ट है, देखो म भी पांचवा है और न भी पांचवा है, इस न का पहला क्या है, ट है ना, तो इसको आप क्या करोगे, इसका पहला कर दोगे सट प्लस मुख, ठीक है, षटमुख, 6 मुख किसके हैं, कार्तिकेय के, तो षणमुख किसका पर्यायवाची है, कार्तिकेय का पर्यायवाची है, मतलब 6 मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय। तो इस प्रकार से षणमुख क्या हो जाएगा, षट प्लस मुख क्या बनेगा, षणमुख बनेगा। देखो और शब्द देखें तो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, देखो इसमें आपको 2 पांचवे दिखाई दे रहे क्या, देखो इसमें 3 पांचवे दिखाई दे रहे, म भी पांचवा, न भी पांचवा, ये भी पांचवा, लेकिन स्वर रहित पांचवे के बाद में कोई पांचवा होना चाहिए, तो स्वर रहित पांचवा न है, इसके बाद में ये पांचवा है, ठीक है। तो यहां से टुकड़े होंगे, यहां से टुकड़े होंगे, तो न का पहला क्या होगा, त होगा, तो क्या हो जाएगा, श्रीमद प्लस नारायण, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रीमद प्लस नारायण श्रीमन्नारायण हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज बात कर ली अपने किसके बारे में, व्यंजन संधि के 2 नियमों के बारे में बात करी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको व्यंजन संधि बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा जो वीडियो इसको, और आगे की हम व्यंजन संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।